हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2026 इसके पदों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई है। 17 से अब ये पद हो गए हैं 1 से 7। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो पदों की संख्या हो गई है 29, यानी जो अदर स्टेट से फॉर्म भरेंगे वो किसी भी कैटेगरी के उनके लिए 29 सीट्स होने वाली हैं। और फॉर्म वापस से ओपन कर दिए गए हैं। 10 जुलाई से आप फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं अप टू 24 जुलाई। ये सारी न्यूज़ आपने पहले ही देख रखी होगी और उम्मीद है कि बहुत सारे नए बच्चे जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा था वो भी अब फॉर्म भरेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में अब नए बच्चे आएंगे, एग्ज़ाम की डेट 18 अक्टूबर ही रखी गई है, डेट में कोई चेंज नहीं किया गया है, तो कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ेगा। तो आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं अभी से तैयारी अपनी सुनिश्चित करने के लिए। तो हम देखेंगे कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्या क्या सिलेबस इसमें है, क्या पूछा जाएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाली है। तो एमपी का जो एग्ज़ाम होता है एडीपीओ का, ये 2 स्टेज में होता है। ज़्यादातर आपने अदर स्टेट्स के एग्ज़ाम देखे होंगे वो 3 स्टेज में होते हैं, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। पर एमपी एडीपीओ का एग्ज़ाम सिर्फ 2 स्टेज में होता है, स्टेज नंबर 1 एंड सेकेंड। स्टेज 1 आपका फर्दर 2 पार्ट्स में होता है, जीएस और लॉ। ये 2 सब्जेक्ट्स पूछाते हैं। ये टोटल होता है आपका 450 नंबर का। और सेकेंड जो होता है वो होता है इंटरव्यू, और टोटल ये 50 नंबर इसके मिला के टोटल 500 नंबर में आपकी मेरिट बनती है। तो आप देख सकते हैं कि 2 खंड होंगे। खंड आ सामान्य अध्ययन 50 क्वेश्चन 150 नंबर। खंड ब विधि 100 क्वेश्चन 300 नंबर। मतलब हर एक क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, मतलब 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग हर एक गलत आंसर के लिए आपकी होगी। पूरा ये एक ही पेपर में आएगा, अलग अलग शिफ्ट में नहीं होंगे। एक शिफ्ट 3 घंटे की होगी जिसमें आपका ये क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। 450 प्लस 50 500 में आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। अब इसमें हम देखेंगे इसका डिटेल्ड सिलेबस क्या है, अपडेटेड सिलेबस 2026 के हिसाब से इसका क्या रहने वाला है और हम अपनी तैयारी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम जनरल साइंस का सिलेबस, जनरल स्टडीज़ 2026 का। जनरल स्टडीज़ का सिलेबस क्या रहने वाला है, तो आएगा हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, जोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। इसके अंदर फर्दर सब पार्ट्स आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ों पे फोकस आपको करना है। चौथा है हमारा ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश। आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश में ट्राइबल एरिया बहुत है, बहुत सारी ट्राइब्स हैं वहाँ पे, तो उनकी हेरिटेज, फोक कल्चर एंड फोक लिटरेचर को हमको पढ़ना रहेगा। और 5वीं यूनिट है हमारी कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, यानी कि बात कर रहा है ये करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स नेशनल भी होने चाहिए, इंटरनेशनल भी होने चाहिए, और स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन मध्य प्रदेश भी होने चाहिए। इसके साथ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन भी आएंगे। तो ये 5 यूनिट से मिला करके आपके 50 क्वेश्चन आने वाले जीएस में, यानी हर एक यूनिट से एवरेज 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर सेकेंड यूनिट जो हमारी रहेगी लॉ, उसका सिलेबस देख लेते हैं। लॉ का सिलेबस काफ़ी बड़ा है इसमें। यूनिट 1 इसमें बेसिक लॉज ऑफ इंडिया की बात कर रहा है, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन, बीएनएसएस, बीएनएस, बीएसए, पीसी एक्ट और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट देखेंगे। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे तीनों न्यू क्रिमिनल लॉज की एंट्री हो चुकी है और ओल्ड क्रिमिनल लॉज नहीं लिखे हुए हैं। फिर मध्य प्रदेश से स्पेशल कुछ लॉ पूछे जाएंगे, जैसे एमपी एक्साइज एक्ट, एमपी स्टेट सिक्योरिटी एक्ट, एमपी लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम, गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, विशेष न्यायालय अधिनियम, ये सब एमपी स्पेसिफिक होंगे। फिर आएंगी हमारी यूनिट 3, इसमें होगा प्रिवेंशन ऑफ हरासमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन। इनसे रिलेटेड हमको लॉज देखने को मिलेंगे, जिसमें हमारा है पॉक्सो एक्ट 2012, पॉश एक्ट 2013, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, डॉरी प्रोविजन एक्ट और उसके रूल्स। फिर प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन एक्ट। फिर यूनिट 4 हमारी है स्पेसिफिक प्रिवेंटिव लॉज, जिसमें हमको देखना है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट। इसके बाद देखना है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, SC/ST एक्ट, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट एंड प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। और हमारी इसके बाद 5th यूनिट है। 5th यूनिट हमारी है एक्सप्लोसिव एक्ट, इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, NDPS एक्ट, आर्म्स एक्ट, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, RTI एक्ट एंड मोटर व्हीकल एक्ट 1988। आप में से कई लोगों ने भी APO यूपी का जो हुआ था उसका मेंस एग्जामिनेशन दिया होगा। उसमें से कई सारे एक्ट आपको देखने को मिलेंगे कि आपने APO के एग्ज़ाम्स के लिए भी उनको पढ़ा था। जैसे यहाँ पे IT एक्ट आपने पढ़ा होगा, आर्म्स एक्ट आपने पढ़ा होगा, इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट आपने वहाँ पढ़ा था, एक्सप्लोजिव एक्ट आपने वहाँ पे पढ़ा हुआ था। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो SC/ST एक्ट आपने वहाँ पे पढ़ा हुआ था, द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट आपने पढ़ा था।
और भी सारे एक्ट्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। तो जिन लड़कों ने अभी हाल फिलहाल में यूपी APO का एग्ज़ाम दिया हुआ है उनके लिए तो काफ़ी ठीक रहने वाला है कि अगर वो अपना रिवीजन भी कर लेंगे, जो उनका पेपर नंबर 3 था जिसमें 16 माइनर लॉस पूछे गए थे, तो अगर उसका रिवीजन कर लेंगे तो वो यहाँ पे भी इनके काम आने वाला है। लेकिन अगर आप टोटल देखेंगे तो एक्ट काफ़ी ज़्यादा है, सिलेबस काफ़ी बड़ा है, और इस हिसाब से आपको 3 महीने के अंदर अगर आपको अपनी प्रिपरेशन ख़त्म करनी है तो आपको एक्ट्स को जल्दी जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। इसमें मैं सजेशन ये दूंगा कि आप एक्ट्स को डायरेक्ट बेयर एक्ट से पढ़ें रादर दैन कि आप कोई वीडियो देखें या फिर कोई बुक सोर्स इकट्ठा करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप बेयर एक्ट से पढ़ते हैं तो आपको सेक्शंस रिकॉल हो जाते हैं और आपको एक एक्ट की स्कीम समझ में आ जाती है कि किस एक्ट में कैसे डिवीजन ऑफ अथॉरिटीज़, पावर, लाइबिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किया गया है। तो उसकी वजह से कई बार आपको गेस वर्क या एलिमिनेशन मेथड लगाने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। तो इसमें से कुछ एक्ट्स ऐसे रहेंगे जो मैं अपने चैनल पे बेयर एक्ट के थ्रू ही ख़त्म करवाऊंगा, उनकी वीडियो आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ अपना बेयर एक्ट डाउनलोड करके आप खुद भी पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू सो मच।